मैंने घेर लिया है ये तो चलो मैं हाथ में उठा लूँगी। चलो बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, फिजा बाबर अमान आपके साथ इस वक्त हूँ ताओबट बाला से। हाइकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और आपको आज लेकर जाएंगे जलखंड। ये जलखंड नहीं है, जलखंड नारान में है। जलखंड जो है वो नीलम वैली में है, जहाँ से आप मिनी मार्ग और वहाँ से आगे गिलगित बल्तिस्तान को जाते हैं। तो अभी हम जो है ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाइकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। रास्ते में जो भी खूबसूरत पॉइंट आएंगे, जो भी कोई मकाम आएगा, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप लोग भी एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो हमारे साथ रहे। मेरा सांस फूला हुआ है इसलिए मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पीछे से सारा ताओबट से लेकर अब तक हाइकिंग करके यहाँ पहुंचे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ आपसे बात कर लेते हैं और फिर आगे कोई अच्छा मकाम मिलता है तो फिर आपसे बातचीत होगी और आपको अच्छे अच्छे मकाम जो है वो दिखाते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जा रहे हैं जलखंड। अच्छा, जलखंड और जलखड़ इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको इसकी हिस्ट्री बाद में बताती हूँ। पहले जनाब आप इस रास्ते की तफसीलात सुन लें। इस ट्रैक की तफसील कुछ इस तरह से है कि आप वादी नीलम के आखिरी गांव पहुँचेंगे ताओबट, और ताओबट से हाइकिंग करते हुए पहुँचेंगे ताओबट बाला। ये तमाम हाइकिंग दरियाए नीलम के साथ साथ है। ताओबट बाला से आप आगे बढ़ेंगे दरियाए नीलम के साथ साथ जलखड़ की जानिब। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कहीं मैं बोल रही हूँ जलखंड और कहीं बोल रही हूँ जलखड़। तो इसकी तफसील जनाब ये है, इससे पहले कि आप लोग मुझसे सवाल करें, और यकीनन आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि बीबी कहीं पर आप जलखंड बोल रही हैं, कहीं जलखड़ बोल रही हैं, तो जलखंड और जलखड़ एक ही जगह का नाम है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जलखड़ बोलते हैं। जलखड़ का मतलब है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए, उस जगह को जलखड़ बोलते हैं। ऊपर अगर आप टॉप पे जाएंगे तो 5-6 झीलें हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है। ताओबाला को बहुत पीछे छोड़ के आगे आ गए जलखंड के ट्रैक पे। ठीक है। और हम लोगों ने ये पीछे जो पहाड़ है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसको क्रॉस करके ठीक है। यहाँ पे जलखंड है। और जलखंड हर कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग हैं जो पागल हैं हमारे जैसे, वो जाते हैं। ठीक है। या फिर लोकल लोग जाते हैं। तो हम आज जाएंगे जलखंड इंशाल्लाह। हम लोग मुझे उम्मीद है हम 3-3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी 11:35 होंगे। हम 3 बजे तक वहाँ होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है ये जलखंड से आ रहे हैं ना लोग। ठीक है। वो कह रहे हैं आप 2.5 से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बाकी फिर वहाँ जाके अनटच ब्यूटी जो है ना, रॉ ब्यूटी, वो दिखाएंगे। ये ब्यूटी है, ये देखने वाली है, ये जो कश्मीर है। तो आगे लोग देख के चले जाते हैं तो कश्मीर नहीं है। हम लोग बढ़ रहे हैं दरियाए नीलम के साथ साथ जलखड़ की जानिब, और कोई मकाम ऐसा नहीं जहां पर पानी हमारा साथ छोड़ दे। दरियाए नीलम जब हमारा साथ छोड़ देगा तो आगे नाले हमारे साथ साथ चलेंगे, जो कि मेन नाला होगा जलखड़ का। अच्छा जी, अब हम जलखड़ जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं उसकी थोड़ी आपको तफसील बता दूं। जलखड़ वो मकाम है जो वादी नीलम की आखिरी ढोक है। उसके आगे कामरी बॉर्डर है। कामरी बॉर्डर क्रॉस करते ही आप ज़िला अस्तोर में दाखिल हो जाते हैं। ज़िला अस्तोर यानी कि बल्तिस्तान, जहां से आप मिनी मर्ग जा सकते हैं। हम जाएंगे कामरी बॉर्डर तक और आपको दिखाएंगे पूरे रास्ते की खूबसूरती। इस सफ़र पर हम 5 हाइकर और 2 लोकल्स हमारे साथ हैं। हमारे इस सफ़र में एक घोड़ा और एक खच्चर भी शामिल है, और हमारा ये काफिला जलखड़ की तरफ रवां दवां है। अच्छा जी, मैं जिन दरख्तों के दरमियान से गुजर रही हूँ कम से कम 2-2, 250 साल पुराने दरख्त हैं, और इनकी बुलंदी अल्लाह अल्लाह है। अभी हम लोग एक जंगल से गुजर रहे हैं और दरियाए नीलम हमारे साथ साथ है। यकीन करें कि इतना शानदार सफ़र है कि आपके अल्फाज कम पड़ जाएं, आप इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक बात और आपको बता दूं, इस रास्ते पर सफ़र करते हुए जिन लोगों से भी मुलाकात हुई या जिनसे मेरी बात हुई थोड़ी मालूमात लेने के लिए, उन लोगों ने हमें ऐसे देखा जैसे हम लोग कोई आसमान से उतरे हुए एलियंस हैं। वो इसलिए कि इस जगह पर लोकल्स के अलावा कोई बंदा सफ़र करता ही नहीं है,
हम पहले पाकिस्तानी हैं जो इस रोड पर यानी इस ट्रैक पर सफ़र कर रहे हैं। दरियाए नीलम ताओबट के मकाम से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक दुधगई नाला और एक जलखड़ नाला। दुधगई नाला वो मकाम है जहां पर आम लोग जाते हैं, अपनी तस्वीरें वीडियो बनाते हैं, समझते हैं ये ताओबट का पॉइंट है जहां पर फिश हैचरी भी है। जलखड़ नाला ताओबट बाला से लेकर पर उस मकाम तक जा रहा है जहां हम जा रहे हैं। कामरी बॉर्डर पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक दुधगई नाला जो कि आसान ट्रैक है, दूसरा जो कि बहुत मुश्किल ट्रैक है और लंबा ट्रैक है जलखड़ नाला जिसके साथ साथ हम जा रहे हैं। इन दोनों रास्तों से अस्तोर जाने के लिए एक रात की कैंपिंग जरूरी है। कैंपिंग के लिए हदायत, दुधगई से सफर करने वाले कामरी पास जाके नाइट स्टे करें। जलखड़ के रास्ते से जाने वाले जलखड़ ढोक में जाकर नाइट स्टे करें। अर्ली मॉर्निंग दोनों अपने अपने सफर का दोबारा आगाज करें। इसके अलावा कहीं पर आपने कैंपिंग नहीं करनी क्योंकि वहाँ पर जंगली रीछ और चीते आपको शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। जी तो जनाब, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग हैं जा रहे जलखंड और बड़ा मैदान हम पीछे छोड़ आए हैं। बड़ा मैदान हमने क्रॉस कर लिया है। वैसे तो यहाँ पर हर पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, आपका दिल चाहता है कि आप रुकें, वहाँ वीडियो बनाएं, कुछ टाइम गुजारें, लेकिन ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आगे भी जो जो पॉइंट्स आते रहेंगे वो आपको दिखाएंगे। और इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई हैं यहाँ पर, हर जगह पे तितलियां नजर आएंगी आपको। अब हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। हम लोगों ने ये कोल्ड ड्रिंक लगाई है यहाँ पर, ये हमारी कोल्ड ड्रिंक लगी हुई है, ये ठंडी हो रही है और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी हम इसे पियेंगे और फिर अगला सफर जो है अपना शुरू करेंगे। तो हम बड़ा मैदान पीछे छोड़ आए हैं और जलखंड जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है। जी ये हम कहाँ पे हैं जी? हम लोग बड़ा मैदान क्रॉस करके बड़ा मैदान क्रॉस करके जलखंड के रास्ते पर हैं और ये 10 मिनट पहले गर्म थी, हमने ठंडे पानी में लगाई, अभी चिल्ड हो गई। हाँ जी। जैसे कि आप लोग ये दरख्त देख रहे हैं, वैसे बेशुमार दरख्त आपको पूरे रास्ते में नजर आएंगे। ये सैलाबी रेले और बर्फानी तोदे जब ऊपर से स्लाइड लेकर नीचे आते हैं तो बेशुमार दरख्त अपने साथ नीचे ले आते हैं। इसमें ज़्यादा तादाद जो दरख्तों की है वो गल सड़ जाती है और सिर्फ जलाने के काम आती है। बहुत कम तादाद में दरख्त बचते हैं जिनसे आप फर्नीचर या घर तामीर कर सकते हैं। बहता हुआ पानी, मट्टी और दरख्तों की मिली जुली खुशबू, जंगलों से आती हुई परिंदों की आवाज़ें, अजीब मनोरंजन है जो बताया नहीं जा सकता। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सफ़र में हमारे साथ एक घोड़ा और एक खच्चर भी है। घोड़े और खच्चर पर हमने अपना सामान लोड किया हुआ है, लेकिन जदों असी थक टुट जाने आ तो फिर ताज़ा दम होने वास्ते असी थोड़ी जी घोड़सवारी भी कर लेने आ। रास्ता काफ़ी दुशवार है, घोड़सवारी से कहीं आसान है पैदल चलना। लिहाजा जहाँ पर रास्ता कुशादा होता है वहाँ पर हम घोड़सवारी करते हैं और जहाँ पर पगडंडियाँ आ जाती हैं वहाँ पर हम पैदल सफ़र करते हैं। स्टनिंग ब्यूटी, मैजिकल माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी जादुई नगरी से गुजर रहे हैं। सैरो सियाहत के लिए ज़रूरी होता है कि आप भीड़ भाड़ से दूर निकल जाएं, वरना खाबे तो फाटी लुआरी में भी बहुत हैं। हर मोड़ पर नया मंजर है, दिल चाहता है यहीं कैंपिंग कर ली जाए। सफ़र तवील है, अपने जज्बात पर काबू रखते हुए हम बढ़ रहे हैं जलखड़ की तरफ। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम साफ़ है, धूप निकली हुई है, इसके बावजूद शदीद सर्दी है। सोचें अगर बादल होते तो कितना मुश्किल होता, और खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता इस ट्रैक पर सफ़र करना। दूर अगर आपको पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है तो हमने जाना है उस पार। सफ़र बहुत तवील है लेकिन जज्बे बुलंद हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि हम सब मिलके इकट्ठे सफ़र करें, लेकिन ये रास्ता जितना आसान नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। थकावट हो जाती है, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आगे बढ़ जाने वाले वहाँ रुककर पीछे से आने वालों का इंतज़ार करते हैं, फिर इकट्ठे होकर सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन दोबारा से बिछड़ जाते हैं। चलें जी, सफ़र के बारे में आपको थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। गर्मियों में ताओबट और इसके गिरदो नवा के मकामी लोग जो हैं
टॉप पर चरागाहों में चले जाते हैं अपने माल मवेशी लेकर, और आर्जी तौर पर वहाँ पर जो घर बनाते हैं उसको ये लोग धोक बोलते हैं, जिसमें वादी नीलम के अलावा और भी इलाकों से लोग आकर यहाँ पर कब्जा करके आर्जी तौर पर घर बनाकर बसेरा किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। वादी गुरेज के लोग कहते हैं इस पे हमारा हक है, और कश्मीर की बाकी वादियों से आए हुए लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे बड़ों ने बसेरा किया था, लिहाजा इस पे हमारा हक है। इस मामले में वादी गुरेज और बाकी की वैलीज के जो लोग हैं उनके माबैन अदालतों में केस चल रहे हैं। दीगर वादियों से आए हुए लोग बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ताओबट के लोग बुनियादी तौर पर शरीफो नफ्स हैं, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। यही वजह है कि वो लोग आज तक अपना हक हासिल नहीं कर सकते। अब इस इलाके के राज की एक बात बताऊं, यहाँ बुलंदियों पर करोड़ों रुपए मालियत की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। यहाँ का जंगली लहसुन चोटियों पर 70,000 रुपये किलो, जबकि रावलपिंडी और लाहौर की मंडियों में 1.5 से 2 लाख रुपए किलो फरोख्त होता है, जिसे आलमी मंडियों के ख़रीदार रावलपिंडी और लाहौर की मंडियों से ख़रीद कर ले जाते हैं। सैरो सियाहत के शौकीन लोग तबीयतन खाना बदोश होते हैं, और आपके सामने खाना बदोशों का काफ़िला नई मंजिल की तरफ जोशो खरोश से रवां है। हमारी कोशिश होती है कि अपने हर सफ़र पर किसी ऐसी मंजिल की तरफ बढ़े जहां पहले कोई ना गया हो, और मैं फ़िज़ा बाबर अवान इस बात की दावेदार हूं कि जल खड़ के इस सफ़र पर हमसे पहले कोई हाइकर, ट्रैकर, कोई बंदा इस सफ़र पर नहीं गया। इंशाल्लाह हम पहले पाकिस्तानी हैं जो इस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते हुए कामरी पास तक पहुंचेंगे। हमसे पहले दुधगई वाली साइड से कुछ लोग वो ट्रैक कर चुके हैं। इस साइड पर गगई वाली जो साइड है कोई आता ही नहीं और ना ही कोई जुर्रत करता है, वो इसलिए कि ये मुश्किल और बहुत तवील ट्रैक। ऐसी खूबसूरत स्ट्रीम्स, आबशारें और चश्मे आपको बेशुमार इन रास्तों पे मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि सैलाबी रेले के साथ ऊपर से दरख्त बह कर नीचे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा ज़ख़ीरा है यहाँ पर दरख्तों का, तो सोचें इसने कितना जंगल बर्बाद किया होगा। लेकिन कुदरती आफात से इतना नुकसान नहीं होता जितनी जंगलों की कटाई से होता है। हम अपने सफ़र का पहला लैप मुकम्मल करके व्लॉग का एंड कर रहे हैं। खूबसूरत एडवेंचर से भरपूर सफ़र जारी है। हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।